हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करते हैं आप सभी अच्छे होंगे। दोस्तों, करंट अफेयर्स की फुल पत्ती वाली क्लास की रिवीजन क्लास में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। आइए आज वीडियो को स्टार्ट करते हैं। आज का पहला प्रश्न है, हाल ही में गोवा राज्य दिवस कब मनाया गया? 30 मई को मनाया गया। 30 मई को क्यों मनाया जाता है? क्योंकि 30 मई 1987 को गोवा को भारत का 25वां राज्य बनाया गया था। किस संविधान संशोधन के द्वारा? तो 56वां संविधान संशोधन के द्वारा गोवा को भारत का 25वां राज्य बनाया गया। इसलिए 30 मई को गोवा राज्य दिवस मनाया जाता है, आपको याद रखना है। गोवा के बारे में कुछ जानकारी। गोवा पहले किसके अधीन था? तो पुर्तगालियों के अधीन था। गोवा पर पुर्तगालियों का अधिकार कब हुआ? 1510 ईस्वी में हो गया था। इसके बाद ऑपरेशन विजय 1961 में भारत के द्वारा चलाया गया, जिसके द्वारा गोवा से पुर्तगालियों को बाहर निकाल के गोवा को भारत में मिला लिया गया। उसके बाद 30 मई 1987 को गोवा को भारत का 25वां राज्य बना दिया गया। गोवा में कौन सी भाषा बोली जाती है? तो कोंकणी भाषा बोली जाती है। गोवा का पुराना नाम क्या है? गोमांतक इसका पुराना नाम है, आपको याद रखना है। राजधानी कौन सी है? पणजी इसकी राजधानी है। गोवा के मुख्यमंत्री कौन है? प्रमोद सावंत इनके यहाँ के मुख्यमंत्री हैं। और गोवा में विधानसभा सीट कितनी है? 40 है। नेक्स्ट देखते हैं, कोंकणी भाषा में हाल ही में दामोदर मोजा को 57वां ज्ञानपीठ पुरस्कार दिया गया। इसको भी आपको नोट कर लेना है। और गोवा समान सिविल संहिता लागू करने वाला भारत का पहला राज्य है। समान सिविल संहिता का मतलब क्या होता है? अनुच्छेद 44। इसको लागू करने वाला भारत का पहला राज्य कौन सा है? गोवा है। दूसरा प्रश्न देखते हैं, हाल ही में IPL 2023 का खिताब जीतने वाली टीम कौन सी है? चेन्नई सुपर किंग। उपविजेता टीम कौन सी है? गुजरात टाइटंस ये उपविजेता टीम है। IPL की शुरुआत कब से हुई थी? तो शुरुआत 2008 से हुई थी। 2008 में विजेता कौन रहा था? तो विनर था राजस्थान रॉयल्स, ये विजेता रहा था। और उपविजेता कौन था? उपविजेता चेन्नई सुपर किंग ही था 2008 में भी। तो IPL से संबंधित एक शॉर्ट वीडियो अभी 2 बजे अपलोड हुई है, आप उसको देख लीजिएगा। उसका लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। और एक वीडियो आपको आज रात में 9 बजे यानी कि लॉन्ग वीडियो अपलोड की जाएगी। उसमें IPL 2023 से संबंधित सभी जानकारी रहेंगी, तो उसको भी आप देखना मत भूलिएगा। तो वह वीडियो आपको रात में आज 9 बजे मिल जाएगी। तो वहाँ पे IPL से संबंधित सारी जानकारी आपको प्राप्त हो जाएगी। तीसरा प्रश्न है, हाल ही में शेनझोउ 16 यान से किसने अंतरिक्ष यात्रियों को सफलतापूर्वक अंतरिक्ष में भेजा है? तो चीन ने भेजा है। ऐसा करने वाला चीन तीसरा देश बन गया है। इससे पहले अपने अंतरिक्ष यात्रियों को अमेरिका और रूस ने भी भेजा है। USA और रूस ने इससे पहले भेजा था। इसके बाद चीन ने भी अपने अंतरिक्ष यात्रियों को अंतरिक्ष में भेजा है। अंतरिक्ष में कहाँ भेजेगा? तो अंतरिक्ष स्टेशन है। चीन के अंतरिक्ष स्टेशन का नाम क्या है? तियानगोंग इसके अंतरिक्ष स्टेशन का नाम है। तो यहाँ पर अंतरिक्ष यात्रियों को भेजा गया है। कितने अंतरिक्ष यात्रियों को भेजा गया है? तो गोबी मरुस्थल से 3 अंतरिक्ष यात्रियों को भेजा गया है अंतरिक्ष स्टेशन तियानगोंग में। और किस रॉकेट से भेजा गया है? अभी आपको याद रखना है। लॉन्ग मार्च 9 रॉकेट से इनको भेजा गया है, आपको इसको याद रखना है। आइए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। चौथा प्रश्न है, अंतर्राष्ट्रीय एवरेस्ट दिवस 2023 कब मनाया गया? 29 मई को मनाया गया। 29 मई को क्यों मनाया जाता है? क्योंकि 29 मई 1953 को पहली बार न्यूजीलैंड के एडमंड हिलेरी और तेंजिंग नॉर्वे इन्होंने माउंट एवरेस्ट का फतह किया था। इसलिए 29 मई को एवरेस्ट दिवस मनाया जाता है, आपको याद रखना है। माउंट एवरेस्ट की ऊंचाई कितनी है? 8,848.86 मीटर ये माउंट एवरेस्ट की ऊंचाई है। माउंट एवरेस्ट स्थित कहाँ पर है? तो ये नेपाल में है। और इसे नेपाल में कहा क्या जाता है? सागर माथा कहा जाता है। ये नेपाल में कहा जाता है, सभी को पता होता है। लेकिन एक बार पेपर में पूछा था कि तिब्बती भाषा में माउंट एवरेस्ट को क्या कहा जाता है? तिब्बती भाषा में माउंट एवरेस्ट को क्या कहा जाता है? चोमोलंगमा कहा जाता है। चोमोलंगमा का अर्थ क्या होता है? विश्व की देवी इसका अर्थ होता है। तो यह भी आपको याद रखना है। यह एक बार परीक्षा में आपका पूछा गया, इसलिए इम्पॉर्टेंट है। नेपाली भाषा में क्या कहा जाता है? सागर माता कहा जाता है, सभी को पता होता है। लेकिन तिब्बती भाषा में क्या कहा जाता है? चोमोलंगमा कहा जाता है। इसका अर्थ होता है विश्व की देवी। माउंट एवरेस्ट का सर्वाधिक बार फतह करने वाले कौन बने? अभी हाल ही में करंट अफेयर्स की न्यूज है। कामी रीता सिर्वा इन्होंने सर्वाधिक बार माउंट एवरेस्ट का फतह किया है। नेक्स्ट प्रश्न है, हाल ही में भारत के CAG गिरीश चंद्र मुर्मू को किस अंतर्राष्ट्रीय संगठन का
बाह्य लेखा परीक्षक नियुक्त किया गया है? WHO यानी कि वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन का, WHO का इनको बाह्य लेखा परीक्षक नियुक्त किया गया है। WHO के अलावा इनको ILO, FAO और IPU इसका भी बाह्य लेखा परीक्षक नियुक्त किया गया है। ILO का मतलब इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन, इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन, फूड एंड एग्रीकल्चरल ऑर्गेनाइजेशन, इंटर पार्लियामेंट्री यूनियन इसका फुल फॉर्म होता है। तो ILO का मुख्यालय कहाँ पर है? जिनेवा में है। FAO का मुख्यालय रोम इटली में है। IPU का मुख्यालय कहाँ पर है? जिनेवा में है। और इसमें अभी हाल ही में इसकी बैठक कहाँ पर हुई थी? बहरीन मनामा में इसकी बैठक हुई है, इसको आपको याद रखना है। WHO का मुख्यालय, इसका भी मुख्यालय जिनेवा में है। और स्थापना इसकी कब हुई? स्थापना 7 अप्रैल 1948, 7 अप्रैल 1948 में WHO की स्थापना हुई और इसका भी मुख्यालय कहाँ पर है? जिनेवा में है। कार्यकाल कितने वर्ष का होगा इनका? यानी कि जो गिरीश चंद्र मुर्मू जी हैं इनका कार्यकाल 4 वर्ष का होगा। कब से कब तक? तो 2024 से लेकर 2027 तक का इनका कार्यकाल होगा, इसको आपको याद रखना है। ये दूसरी बार बनाया गया, इससे पहले भी बाह्य लेखा परीक्षक यही थे 2019 से लेकर 2023 तक, यानी कि 2019 से लेकर 2023 तक जो लेखा परीक्षक थे, बाह्य लेखा परीक्षक वो कौन थे? वो गिरीश चंद्र मुर्मू जी ही थे। अब इनका कार्यकाल बढ़ाया गया है। दूसरा कार्यकाल क्या है? 2024 से लेकर 2027 तक का है, तो आपको याद रखना है। छठवां प्रश्न है, हाल ही में केंद्रीय सतर्कता आयुक्त CVC पद पर किसे नियुक्त किया गया है? प्रवीण कुमार श्रीवास्तव को नियुक्त किया गया है। प्रवीण कुमार श्रीवास्तव को नियुक्त किया गया है। इनसे पूर्व में कौन CVC थे? तो सुरेश N पटेल इनसे पूर्व में थे। अब CVC के बारे में जानकारी देख लेते हैं। CVC की स्थापना संस्थानन समिति की सिफारिश पर की गई। कब की गई? 1964 में इसकी स्थापना की गई। एक्ट कौन सा है? CVC एक्ट कौन सा है? 2003 का अधिनियम है, इसको भी आपको याद रखना है। और 2004 में इसे वैधानिक संस्था बनाया गया। पहले CVC कौन थे? श्रीनिवास राव, ये इसके पहले CVC, यानी कि आपका अगर पूछ लेता है पहले CVC कौन है तो श्रीनिवास राव ये पहले CVC हैं। और वर्तमान में CVC कौन है? प्रवीण कुमार श्रीवास्तव। और इनसे पूर्व में कौन थे? तो इनसे पूर्व में थे सुरेश N पटेल, ये आपको याद रखना है। आइए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। सातवां प्रश्न है, हाल ही में महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री ने बांद्रा बरसोवा समुद्री मार्ग का नामकरण किसके नाम पर करने की घोषणा की है? VD सावरकर जी के नाम पर। VD सावरकर का पूरा नाम क्या है? वीर दामोदर सावरकर। इनकी जयंती कब मनाई जाती है? तो 28 मई को इनकी जयंती मनाई जाती है और इस बार 140वीं जयंती मनाई गई है। और इसी जयंती पर यह घोषणा की गई है, किसके द्वारा? महाराष्ट्र के जो मुख्यमंत्री हैं उनके द्वारा यह घोषणा की गई है। और 28 मई की 140वीं जयंती पर ही जो भारत का नया संसद है उसका उद्घाटन भी किया गया है प्रधानमंत्री मोदी जी द्वारा, इसको भी आपको याद रखना है। अभिनव भारत की स्थापना 1904 में VD सावरकर जी द्वारा की गई थी और मित्र मेला की स्थापना भी की गई थी। पुस्तक इनके द्वारा कौन सी लिखी गई है? हिंदुत्व हिंदू कौन, ये पुस्तक लिखी गई है। और इनको काला पानी की सजा भी हुई थी, ये भी आपको याद रखना है। काला पानी की सजा भी इनको दी गई थी। नेक्स्ट प्रश्न है, हाल ही में दूरसंचार उपग्रह अरबसैट BADR-8 का किसने सफलतापूर्वक प्रक्षेपण किया है? स्पेस एक्स कंपनी ने इसका सफलतापूर्वक प्रक्षेपण किया है। ये जो उपग्रह है ये किस देश का है? तो सऊदी अरब का यह उपग्रह है। नाम क्या है? अरबसैट BADR-8। इसको किसने लॉन्च किया है? स्पेस एक्स कंपनी द्वारा इसको लॉन्च किया गया है। किस रॉकेट से लॉन्च किया गया है? फाल्कन 9 रॉकेट से इसको लॉन्च किया गया है। इसका भार कितना है? तो 4500 किलोग्राम इसका भार है। और इसको किस कक्षा में स्थापित किया जाएगा? तो इसको भूस्थैतिक कक्षा में स्थापित किया जाएगा। इसकी ऊंचाई कितनी है? तो पृथ्वी से 36,000 किलोमीटर की ऊंचाई पर ये भूस्थैतिक कक्षा होती है। यहाँ पर जो भी दूर संचार उपग्रह होते हैं इनको स्थापित किया जाता है। क्यों यहाँ पर स्थापित किया जाता है? क्योंकि जो भूस्थैतिक कक्षा होती है ये पृथ्वी की गति के सापेक्ष ही गति करती है, इसलिए जितने भी दूर संचार उपग्रह होते हैं उसको यहीं पर स्थापित किया जाता है। आपको यह याद रखना है। 9वां प्रश्न है,
हाल ही में प्रधानमंत्री जन धन योजना के तहत 100% कवरेज हासिल करने वाला राज्य कौन सा है? तेलंगाना 100% कवरेज हासिल करने वाला राज्य बन गया है। जन धन योजना की शुरुआत कब हुई थी? तो इस योजना की शुरुआत 28 अगस्त 2014 में की गई थी। जीरो बैलेंस अकाउंट यानी कि जीरो बैलेंस पर अकाउंट खोला जा रहा था और 28 अगस्त 2014 को इसकी शुरुआत की गई थी। अगर आपसे पूछता है, यह भी आपका करंट का प्रश्न है, 100% ODF प्लस वाला भारत का पहला राज्य कौन सा है? तो आपका उत्तर हो जाएगा तेलंगाना। ODF प्लस का मतलब होता है खुले में शौच मुक्त, तो खुले में शौच मुक्त, और प्लस का मतलब होता है उसका प्रबंधन करना। तो खुले में शौच मुक्त हो गया और प्लस में जो अपशिष्ट पदार्थ थे उसका प्रबंधन किया गया है। तो ऐसा करने वाला राज्य कौन सा बन गया है? तेलंगाना बन गया, आपको याद रखना है। आइए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। 10वां प्रश्न है, हाल ही में राजस्थान उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश के रूप में किसने शपथ ग्रहण की है? जस्टिस ऑगस्टाइन जॉर्ज मसीहा ने शपथ ग्रहण की है। जस्टिस ऑगस्टाइन जॉर्ज मसीहा जी ने राजस्थान उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश के रूप में शपथ ग्रहण की है, आपको याद रखना है। इनसे पूर्व में कौन थे? तो इनसे पूर्व में चीफ जस्टिस कौन थे? राजस्थान के पंकज मित्तल जी थे। राजस्थान हाई कोर्ट की स्थापना कब हुई? 1949 में हुई, जोधपुर में की गई थी। पहले चीफ जस्टिस कौन थे राजस्थान के? कमलकांत वर्मा, ये पहले चीफ जस्टिस थे। वर्तमान में कौन हो गए हैं? जस्टिस ऑगस्टाइन जॉर्ज मसीहा, ये हो गए हैं वर्तमान में चीफ जस्टिस। कार्यकाल कितना होता है इनका? तो 62 वर्ष का कार्यकाल होता है। राइट टू हेल्थ बिल लागू करने वाला राज्य कौन सा है? ये भी राजस्थान है। राइट टू साइट विजन लागू करने वाला राज्य ये भी राजस्थान है। और चिरंजीवी, मुख्यमंत्री चिरंजीवी बीमा योजना, ये भी राजस्थान में स्टार्ट की गई है। और इसमें बीमा की राशि कितनी है? 25 लाख रुपए है, ये आपको याद रखना है। 25 लाख रुपए बीमा की राशि है, ये आपको याद रखना है, ये इंपॉर्टेंट है। तो ये थी फुल पत्ती वाली क्लास के महत्वपूर्ण प्रश्न, जिसको हमने कम समय में आपको रिवाइज कराने की पूरी कोशिश की। उम्मीद है आपको वीडियो अच्छी लग रही होगी। यदि आपको वीडियो अच्छी लगी तो आप इसे अपने दोस्तों को भी शेयर करें और वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।